दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 36, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एम्पियर लॉ। ठीक है, हम 3-4 अच्छी प्रॉब्लम करेंगे। जो हमने एम्पियर लॉ डिस्कस किया था, एम्पियर लॉ क्या था? एम्पियर लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी हमारे पास वो थी B.dl सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई था यहाँ पे द करंट इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड लूप। जो एम्पियर लूप था उसके अंदर से करंट कितना पास जा रहा है, और उस जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम कहेंगे सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप। और यहाँ पे जो करंट आई होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है जो लूप है उसकी ओरिएंटेशन पे, कौन सी हमने ओरिएंटेशन ली है। हम ओरिएंटेशन कोई भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म डिसाइड होगी। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों टर्म पर रहेगा सेम, एम्पियर लॉ सेम रहेगा, ऐसे नहीं है कोई वैल्यू चेंज आ जाएगी हमारी। ओरिएंटेशन है, हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा एक बार वो जाके पहले लास्ट लेक्चर देखे, उसके बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो सबसे पहली प्रॉब्लम होगी वो होगी कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया है और यहाँ भी हम कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो कैविटी प्रॉब्लम क्या, देखो हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट, वी हैव ए लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर। इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी जो करंट डेंसिटी है वो जे है। जे इसकी रेडियस है आर, इसकी जो रेडियस है वो है आर, और इस करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास करंट डेंसिटी है इसकी जे। तो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमने एक कैविटी ले ली, एक सिलेंड्रिकल एक कैविटी ले ली, इसके अंदर हमने स्मॉल सिलेंड्रिकल कैविटी ले ली हमने। इस कैविटी का जो एक्सिस है, इस कैविटी की जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वो सिलेंडर के एक्सिस की पैरेलल है। वी हैव ए कैविटी, ये कैविटी है हमारे पास, और इस कैविटी की जो एक्सिस है वो सिलेंड्रिकल वायर है इसकी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। और जो कैविटी की एक्सिस और सिलेंडर की जो एक्सिस है, जो वायर की एक्सिस है मेन एक्सिस और कैविटी की एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो है एल है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन कैविटी एक्सिस एंड सिलेंडर एक्सिस। सिलेंडर मतलब वायर, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एल है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो इसका यदि हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लें तो देखो इस क्वेश्चन में पहले हम ये देख लेते हैं हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द कैविटी एंड आउटसाइड द कैविटी। कैविटी के बाहर और कैविटी के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बेसिकली हम जो मेन पर्पज़ है वो तो हमारा इनसाइड या कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, जीरो होगा तो क्यों जीरो होगा, नॉन जीरो होगा तो क्यों जीरो होगा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इसको डिस्कस करने से पहले इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं। ऊपर से ये कैसा दिखेगा, यदि हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये किस टाइप का हमें नजर आएगा। देखो इसको यदि ऊपर से देखें हम, क्रॉस सेक्शनल व्यू लें इसका, तो ये कैसा नजर आएगा। ऊपर वाला हिस्सा देखें, ये सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा है हमारा जिसकी रेडियस आर है, और ये हमारे पास कैविटी है। ठीक है, ये कैविटी है, दोनों अंदर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आई करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जो करंट है यहाँ पे डॉट है, मतलब बाहर की तरफ यहाँ से करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं है, कैविटी है। कैविटी का मतलब देयर इज़ नो करंट, उस रीजन में कोई भी करंट नहीं है। और इस कैविटी की जो सेंटर है और हमारा इस सेंटर को ओ मान लो, इस सेंटर को ओ प्राइम मान लो, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ओ प्राइम वो एल कंसिडर की हमने। ठीक है, तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैविटी में किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कैविटी प्रॉब्लम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। वैसे ही इसकी जो करंट डेंसिटी है वो जे है, यहाँ करंट डेंसिटी जे है, यहाँ जीरो करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम मान सकते हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट सिलेंडर है जिसमें टोटल करंट डेंसिटी जे है, यहाँ भी करंट डेंसिटी जे है, हर एक पार्ट में करंट डेंसिटी जे है, प्लस एक हम स्मॉल सिलेंडर ले सकते हैं जिसमें करंट डेंसिटी माइनस जे है, और इन दोनों के जो सेंटर की डिस्टेंस है वो एल है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास यही मिलेगा। देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी, इस वाले रीजन में करंट डेंसिटी है जे,
इस वाले करंट रीजन में यहाँ हमने मान लिया यहाँ टोटल जे करंट डेंसिटी, मतलब ये कंप्लीट सिलेंडर है, कंप्लीट सिलेंड्रिकल वायर है, कोई भी यहाँ पे कैविटी नहीं है। तो इस वाले रीजन में भी करंट डेंसिटी जे है। जब इसको इससे मिलाएंगे तो जे और माइनस जे जीरो हो जाएगा, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इन दोनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इसे हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या किया हमने, जो हमारा कोज था उस कोज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कोज 1 कोज 2, ठीक है। जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उस वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना डिफिकल्ट था, तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में ऐसा डिवाइड किया कि जब उन दोनों को मिलाएं तो वो कंप्लीट पार्ट बने, इन दोनों को जब मिलाएंगे ये कंप्लीट पार्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वजह से तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उनको ऐड कर दो, तो वो टोटल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पी पॉइंट यहाँ कहाँ पे होगा, इस बड़े स्फीयर में, इस बड़े सिलेंडर में। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ऊपर वाला व्यू है। तो ये सेंटर है और इस सेंटर से ये जो पी पॉइंट है वो कहाँ होगा, मान लो वो R1 डिस्टेंस पे है और छोटे सिलेंडर में O प्राइम पॉइंट से वो P पॉइंट है वो R2 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है। मतलब जो OP डिस्टेंस है वो हमारे पास R1 है और जो O प्राइम P डिस्टेंस है वो R2, मतलब कैविटी के सेंटर से वो R2 डिस्टेंस पे है, वेक्टर ले लो इसको। और जो हमारा कंप्लीट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके सेंटर से वो R1 डिस्टेंस पे है। अब देखो हमें पता है, हमने कल कैलकुलेट किया था, कोई भी स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया था एक्सिस से R डिस्टेंस पे, तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट J क्रॉस R/2, ये मैग्नेटिक फील्ड था। स्ट्रेट वायर है उसके अंदर किसी पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ये आया था। इसका यूज़ करेंगे। अभी देखो ये पॉइंट P पॉइंट इस बड़े सर्कल के अंदर भी ये अंदर ही है P पॉइंट, और जो छोटा सर्कल है इसके अंदर ही P पॉइंट है। तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, बाहर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो P पॉइंट है वो दोनों सिलेंडर के लिए, दोनों वायर के लिए अंदर की साइड है। चाहे जे डेंसिटी से निकाल रहे हैं चाहे माइनस जे से निकाल रहे हैं, दोनों के लिए वो जो P पॉइंट है वो अंदर की साइड है। तो इसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1, इसको B1 मान लेते हैं, म्यू नॉट J क्रॉस R1/2, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से पॉइंट P पे। इसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 म्यू नॉट, अब यहाँ पे आएगा माइनस J, अब यहाँ पे जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है वो माइनस J क्रॉस यहाँ पे आएगा R2, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R2/2। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इस फॉर्मूला का यूज़ करके J क्रॉस R लिख दिया, इसके लिए J क्रॉस R1, इसके लिए माइनस J क्रॉस R2। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा वेक्टर सम होगा इन दोनों का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल वेक्टर सम होगा सभी मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 J क्रॉस R1 माइनस J क्रॉस R2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1 माइनस R2। अब देखो R1 माइनस R2 का क्या होगा, ये O पॉइंट है, ये O प्राइम पॉइंट है, इसको अलग से बना लिया मैंने। ये R1 है हमारे पास पॉइंट P की डिस्टेंस, ये R2 है, तो R1 माइनस ये हमारी डिस्टेंस L है, तो R1 माइनस R2 को हम यहाँ से L लिख सकते हैं। R1 माइनस R2 होगा हमारे पास L वेक्टर, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस L, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे, कैविटी के अंदर जो कैविटी है जहाँ पे कोई करंट नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा J क्रॉस L/2। L क्या है, दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक कैविटी के सेंटर और जो हमारा वायर है, कंप्लीट वायर है उसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास L है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा कैविटी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा कैविटी के अंदर। यदि हम कैविटी के अंदर कोई और पॉइंट लें, कैविटी के अंदर कोई और पॉइंट लें, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो देखो क्या होगा। कोई दूसरा पॉइंट लें, ये तो हमने P पॉइंट लिया, इसके अलावा कोई और पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा या अलग आएगा, क्या ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा या कुछ अलग आएगा, वो हमें देखना है। देखो ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये कैविटी है हमारे पास। अभी तो हमने ये पी पॉइंट लिया था, अब हम ले लेते हैं चलो ये पॉइंट क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पे देखते हैं, इस क्यू पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R2, यहाँ से ये डिस्टेंस R3 मान लो, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस R4 मान लो। R3 एंड R4 हमने डिस्टेंस ले ली और ये डिस्टेंस तो अभी भी L है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसी तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से सेम करेंगे। क्यू पॉइंट अभी भी अंदर है तो यहाँ से B1 होगा हमारे पास। सेम देखो B1 क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट J क्रॉस R3/2, और जो B2 होगा हमारे पास वो होगा म्यू नॉट J क्रॉस R4/2। तो जो R3 माइनस R4 होगा वो भी हमारे पास अभी भी L ही होगा। जो R3 माइनस R4 वो L होगा हमारे पास, L। यहाँ पे हमने R1 R2 लिया था, ये R1 था हमारे पास, ये R2 था, तो R1 माइनस R2 भी L था, R3 माइनस R4 भी L ही होगा। मतलब कोई भी पॉइंट लो ये हमेशा L ही आएगा। दोनों जो डिस्टेंस होगी O और O पॉइंट से और O प्राइम पॉइंट से जो दोनों डिस्टेंस होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा L ही होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो अभी भी आएगा म्यू नॉट J क्रॉस L/2। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है कैविटी के अंदर वो कॉन्स्टेंट रहेगा। कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास कैविटी के अंदर, ठीक। अब हम बात करते हैं यदि वो पॉइंट कहीं बाहर हो, यहाँ किसी जगह वो पॉइंट हो इस स्फीयर के, इस मान लो ये जो हमारी वायर है इसके अंदर कहीं वो पॉइंट P हो और कैविटी अभी भी है वायर के अंदर, कैविटी अभी भी है लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, और वो पॉइंट P है वो जस्ट कैविटी से बाहर है। कैविटी तो अभी भी है, वो पॉइंट P कैविटी से बाहर है, तो उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करेंगे। इसको नोट कर लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैविटी से बाहर। कैविटी से बाहर मतलब हम उस वायर के अंदर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं, अब वो पॉइंट कैविटी से बाहर है तो इसका सुपरपोजिशन लेंगे वही सेम, ठीक है। इसका सुपरपोजिशन लेंगे, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो J है और यहाँ पे ये छोटा हमारे पास सर्कल है जहाँ पे करंट डेंसिटी -J। एक्चुअल में ये वायर है, ठीक है, इसको सर्कल मत समझना, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं हम, ये वायर है, ठीक है, पीछे की तरफ प्लेन के अंदर, ठीक है। जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये P पॉइंट, इसकी जो इस सेंटर से डिस्टेंस मान लो R1 है और ये पॉइंट P यहाँ से बाहर की तरफ है, इससे कैविटी से बाहर की तरफ है, ये डिस्टेंस R2 मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने R2 मान लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा टोटल, अब ये पॉइंट तो P पॉइंट तो इसके अंदर है तो यहाँ तो अंदर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, म्यू नॉट J क्रॉस R1/2। यहाँ तो अंदर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि करंट डेंसिटी J है और वो जो पॉइंट है जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अंदर है इसके अंदर। और यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ बाहर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बाहर है इस वायर से। इसको एक वायर मान लिया जिसमें जो करंट डेंसिटी है वो -J है। इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ है, बाहर हमें कैलकुलेट करना है, तो बाहर वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो बाहर वाला क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, म्यू नॉट, इसकी जो रेडियस है कैविटी की रेडियस मान लो यहाँ पे R मान लो, कैविटी की रेडियस है यहाँ पे, जो हमें कैविटी गिवन है, सॉरी यहाँ पे जो इसके अंदर ये कैविटी गिवन है इसकी रेडियस मान लो R, कैविटी की रेडियस है R, स्मॉल r हमने कैविटी की रेडियस मान ली। तो क्या होगा हमारे पास म्यू नॉट, जो बाहर वाला फॉर्मूला हमने कल कैलकुलेट किया था, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसी वायर की वजह से, किसी लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर की वजह से उसके बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था इस पॉइंट पे। यदि इसमें करंट डेंसिटी J हो तो क्या आया था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, आई थिंक ये इस टाइप से आया था R²/2R²। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था बाहर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो B2 होगा वो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, ये B1 है, B2 होगा हमारे पास म्यू नॉट लिख दिया हमने। R यहाँ पे है उस वायर की रेडियस थी, अब यहाँ पे कैविटी की रेडियस लेनी पड़ेगी।
ये जो आर कैपिटल आर था ये उस वायर की रेडियस थी जो हमने कैलकुलेट किया था कल मैग्नेटिक फील्ड, उस वायर की रेडियस आर थी, कंप्लीट वायर की। लेकिन अब कैविटी की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो सिलेंड्रिकल वायर है ये एक्चुअल में कैविटी नहीं है, अब कैविटी पहले थी, इसको हमने -J करंट डेंसिटी मान लिया। इन दोनों को मिला देंगे जब वो कैविटी हो जाएगी, ठीक। एक्चुअल में ये वायर है जिसमें करंट -J करंट डेंसिटी है, जिसमें -J करंट डेंसिटी है। म्यू नॉट इसकी रेडियस है r, कैविटी की रेडियस है r², 2 और ये डिस्टेंस है उस कैविटी के सेंटर से, उस वायर के सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी है हमारे पास, r2 स्क्वायर इंटू J है यहाँ पे माइनस क्रॉस r2, ये फॉर्मूला होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर किसी पॉइंट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, B1 प्लस B2। तो म्यू नॉट J क्रॉस r1/2 प्लस माइनस आ जाएगा म्यू नॉट r², r कैविटी की रेडियस है, 2r2 स्क्वायर J क्रॉस r2। ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, बाहर किसी पॉइंट पे, कैविटी से बाहर, वायर के बाहर नहीं, वायर के बाहर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वायर के बाहर भी हम, सेम प्रोसीजर होगा। डिस्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए दोनों के सेंटर से, कैविटी के सेंटर से और वायर के सेंटर से, बाहर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अंदर वाला यूज़ करेंगे या बाहर वाला यूज़ करेंगे। इसमें तो अंदर वाला यूज़ करेंगे, इसके लिए बाहर वाला यूज़ करेंगे क्योंकि वो पॉइंट बाहर है, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं जो कैविटी के अंदर जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब, अब हमें पता है ये वायर थी, इस टाइप की वायर थी, ठीक है, और इसके अंदर कैविटी थी इस टाइप से, ये कैविटी थी, इसका हमने जो क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया वो इस टाइप से था। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यदि इसके अंदर हम एम्पियन लूप लें, इस कैविटी के अंदर एम्पियन लूप लें, इस कैविटी के अंदर हमने एक एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस है r, एक एम्पियन लूप ले लिया जिसकी रेडियस r ले लो, r लेस देन r ले लो, ठीक है, क्योंकि कैविटी की रेडियस r है तो उसकी वैल्यू लेस देन r ले लो। एक एम्पियन लूप ले लिया हमने, ये एम्पियन लूप है B.dl, तो यहाँ पे एम्पियर लो लगाओ म्यू नॉट I, ठीक है, ये एम्पियर लो है। अब हमें पता है इस कैविटी के अंदर करंट 0 है, इस कैविटी के अंदर करंट 0, तो ये टर्म तो 0 है, ये टर्म 0 का मतलब क्या है, B.dl 0, B.dl 0 मतलब कैविटी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। इनसाइड द कैविटी द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एम्पियर लॉ से हम ये देख रहे हैं क्योंकि टोटल करंट अंदर 0 है, कैविटी के अंदर कोई करंट नहीं है, जो करंट डेंसिटी वो बाहर की तरफ है, तो टोटल करंट 0, तो उसका जो इसके अंदर यदि हम लूप लें तो हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 0। इसका मतलब क्या है, लेकिन हमने अभी कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट J क्रॉस L/2, ये मैग्नेटिक फील्ड है कैविटी के अंदर। अब देखो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब ये नहीं है मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नॉन जीरो है, बट सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 नहीं है। इसका लाइन इंटीग्रल 0 है बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यदि करंट बाहर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, करंट यदि हमारा इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। देखो करंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो सर्कुलर जो थंब की डायरेक्शन में करंट लो तो हमारे जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कैविटी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा। कैविटी के अंदर जो पॉइंट है वहाँ अंदर की तरफ होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब ऊपर से देखोगे इसको, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको ऐसे क्रॉस करती हुई दिखाई देगी, इस कैविटी को ऐसे क्रॉस करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर कॉन्स्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल होगी। पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। उसके साथ साथ
यदि तुम इसको देखोगे, करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर जब इसको ऊपर से देखोगे तुम तो लाइन है वो ऐसे क्रॉस करती हुई दिखाई देगी तुम्हें, ऐसे इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन जीरो है, लेकिन बी डॉट डी एल जीरो कैसे हो रहा है यहाँ पे? यदि हम यहाँ पे एक लूप लें, एम्पियन लूप लें, इस टाइप का हमने एक एम्पियन लूप लिया, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, यदि लूप का ओरिएंटेशन हम ये लें, लूप का ओरिएंटेशन हम ये लें तो डी एल की डायरेक्शन ये होगी हमारी और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे एंगल है 90 प्लस थीटा बन रहा है, 90 प्लस थीटा एंगल बन रहा है। और यहाँ पे यदि हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लें तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन जो लूप है उसमें जो डी एल है हमारा वो इस डायरेक्शन में है, डी एल है हमारा वो इस डायरेक्शन में, हमारा डी एल यहाँ से शुरू हो रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा बन रहा है, बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास एंगल 90 प्लस थीटा। और जो 90 प्लस थीटा वाला एंगल बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी? बी डॉट डी एल, इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो बी डॉट डी एल होगा बी डी एल कोस 90 प्लस थीटा, और इस पॉइंट पे जो बी डॉट डी एल होगा, एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बी डी एल कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। देखो इस लूप के ऊपर जो बी डॉट डी एल है कुछ हिस्से में तो नेगेटिव होगा जहाँ एंगल 90 से ज़्यादा होगा, और कुछ हिस्से में ये पॉजिटिव होगा जहाँ एंगल 90 से कम होगा। तो जो टोटल बी डॉट डी एल है सर्कुलर लूप पे वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि बी डॉट डी एल में जो एंगल है कभी तो 90 प्लस थीटा बन रहा है, कभी 90 माइनस कम, क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं है, बी और डी एल की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं है इस लूप के ऊपर। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, जो नेट होगा वो यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट डी एल है वो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में इसको यदि दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो इधर बी डॉट डी एल नेगेटिव होगा, इधर बी डॉट डी एल पॉजिटिव होगा, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट बी डॉट डी एल होगा जो लाइन इंटीग्रेशन होगा बी का, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब बी डॉट डी एल का सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन जीरो, इसका मतलब ये नहीं है बी जीरो होगा, बी है वहाँ पे लेकिन बी डॉट डी एल जीरो है। ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा था मैं। बी डॉट डी एल जीरो होने का मतलब है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जीरो होने का मतलब ये नहीं है भाई मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। अब हो भी सकता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो, वो कौन सा केस होगा? यदि बी डॉट डी एल जीरो, यदि बी जीरो है तो बी डॉट डी एल ऑब्वियसली जीरो होगा। यदि हमारे पास बी जीरो है तो बी डॉट डी एल हमेशा जीरो होगा। इंटीग्रेशन सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है तो ये जरूरी नहीं है भाई बी डॉट डी एल जीरो हो ही हो या नॉन जीरो हो ही हो। यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन भी नॉन जीरो होगा, वो जीरो हो सकता है, ठीक है। ये हमने केस देखा है। वो कौन सा केस होगा जिसमें बी जीरो है और बी डॉट डी एल भी जीरो है? वो केस होगा जब इस कैविटी को तुम सेंटर पे शिफ्ट कर दो, इस कैविटी को जब सेंटर पे शिफ्ट कर दो। ये जो कैविटी थी अभी तो सेंटर से दूर थी, इस कैविटी को हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, इस कैविटी को हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया। अब सेंटर पे शिफ्ट करने से क्या होगा? इसके अंदर बी जीरो होगा, इसके अंदर बी जीरो होगा तो इसके अंदर बी डॉट डी एल भी जीरो होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने इसको सेंटर में शिफ्ट कर दिया, सेंटर में शिफ्ट करने से क्या हुआ? सेंटर में शिफ्ट करने की वजह से अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लो, इस टाइप से कैविटी है। अब यहाँ पे बी जीरो है, अंदर करंट तो है नहीं, बी जीरो है, क्योंकि अब ये सेंटर पे आ गई कैविटी। अब जो करंट डेंसिटी वो तो यहीं है और अंदर तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और यहाँ पे एक एम्पियन लूप लोगे, यहाँ पे एक एम्पियन लूप लोगे तो एम्पियन लूप में क्या आएगा? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई जीरो है, अंदर करंट जीरो है, और बी है जो करंट जीरो है तो बी डॉट डी एल जीरो है, करंट जीरो है तो बी डॉट
dl 0, करंट डेंसिटी अंदर 0 है तो b डॉट dl 0 है। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के ऊपर हर जगह यदि मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे तो हर जगह कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि ये जो लूप है ये सिमेट्रिकल टू दी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस लूप इज सिमेट्रिकल टू दी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के हर एक पॉइंट पे सेम होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है, मान लो वैल्यू हो, कुछ वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, हमने जीरो नहीं माना अभी, मान लो कुछ वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। यदि है तो सेम होगी, यदि नहीं है तो वो जीरो ही है, यदि है तो वो सेम होगी। सेम होने का मतलब है इस लूप के हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है। इस लूप के हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है, मतलब इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये नॉन जीरो होगा क्योंकि जो इसका लेंथ है वो तो जीरो हो नहीं सकती, सर्कमफ्रेंस है, तो ये बी जीरो होना पड़ेगा। तो इस केस में यदि बी डॉट डी एल जीरो है लाइन इंटीग्रेशन, तो बी भी जीरो होगा। यदि जो कैविटी है वो हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दी, कैविटी वो यदि सेंटर पे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो जब कैविटी है वो सेंटर से थोड़ी सी दूर थी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, लेकिन सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन जीरो था। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो का मतलब ये नहीं है बी डॉट डी एल भी नॉन जीरो होना चाहिए, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन जीरो हो सकता है यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। अब दूसरा केस हमने किया जिसमें कैविटी सेंटर में शिफ्ट कर दी, कैविटी सेंटर में शिफ्ट कर दी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी डॉट डी एल तो जीरो होगा ही होगा। अब बी डॉट डी एल जीरो है, अब यहाँ पे बी भी जीरो है, क्योंकि बी हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कैविटी है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैविटी का जो, इसको वैसे ही सोच सकते हो, कैविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी जो एम्पियन लूप हमने लिया है कैविटी के अंदर, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम है, करंट से सिमेट्रिक है। वो जो करंट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, बाहर की तरफ जो करंट निकल रहा है उससे वो सिमेट्रिक है, इसलिए बी को हम बाहर निकाल सकते हैं। बी को बाहर निकालिए, ये जीरो हो नहीं सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड को ही जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, देखो चलो इसमें हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, यदि कैविटी है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट में, वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वायर के बाहर, कैविटी है यहाँ पे अभी भी, लेकिन वायर के बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। कैविटी जो है वो इस साइड में है, ठीक है, ओ प्राइम पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो मान लो r है, और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो मान लो, इसकी r1 मान लो, इसकी r2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर से डिस्टेंस r1 दे रखी है, इसकी r2 दे रखी है। ये कैविटी है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे करंट है J, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करेंगे, इसको J मान लेंगे, इसको -J मान लो। इसके सेंटर से ये पॉइंट P r1 पे है, और इसके सेंटर से ये पॉइंट P r2 पे। तो बाहर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 r²/2 r² J क्रॉस r होती है सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r होती है उसकी रेडियस, कैपिटल R होती है उसकी रेडियस। तो इसकी वजह से क्या होगा, b1 μ0, इसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल R मान लो, r²/2, और ये डिस्टेंस है r1² J क्रॉस r1। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो कैविटी की रेडियस है उसको मान लो r, कैविटी की रेडियस है स्मॉल r ले लिया हमने। b2 क्या होगा, μ0, कैविटी की रेडियस ये है रेडियस ऑफ दिस वायर, जिसकी वजह से हम बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जगह कैविटी की रेडियस आ जाएगी r² μ0 2 r2² -J क्रॉस r2। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0/2 r²/r1² J क्रॉस r1 माइनस μ0/2 कॉमन ले लिया, r²/r2² J क्रॉस r2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा बाहर किसी पॉइंट पे। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो इस कंप्लीट वायर की रेडियस है, और जो स्मॉल r है वो कैविटी की रेडियस है। इन दोनों में तुम्हें रिलेशन दे सकता है, स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन दे सकता है। ये कह सकता है भाई r है वो r/4 के इक्वल है, या कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। वो इस कैविटी को इसके साथ में अटैच कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। देखो ये जो कैविटी है वो इस पॉइंट पे है, इसकी जो रेडियस है वो r/4 है, इसकी रेडियस कंप्लीट r है। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी सेंटर से डिस्टेंस r है। ठीक है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलो ये होमवर्क लिख लो।
ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन है, एक कैविटी है, देखो ये एक वायर है, ये भूलना मत, ये वायर है, ठीक है। करंट डेंसिटी जे है, ये कैविटी है, कोई करंट डेंसिटी नहीं है, इसकी जो रेडियस r/4 है, जो वायर की रेडियस r है, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर लेना, Q पॉइंट पे, P एंड Q पॉइंट दोनों पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी 3-4 प्रॉब्लम अच्छे इसमें, क्योंकि कैविटी में ज़्यादा टाइम लग गया हमें थोड़ा सा, 3-4 प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।